हेलो। गुड आफ्टरनून वेलकम। सर। वेलकम रेखा मैडम, हाउ आर यू? फाइन सर। मैडम हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं सर। विजय लक्ष्मी, हाँ। सिद्धिका, हेलो सर। वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। लो अपने कलीग से मिल लो। सबसे सबसे पहले मेरी नई स्टूडेंट से मिलो, मनोज से। हेलो मैडम। हेलो मैम। हेलो मैम। नेक्स्ट। हेलो मैडम। कहाँ गया क्या? आज कहाँ जा रहे हैं विजय लक्ष्मी मैम? चलिए मनोज जी, आप कहाँ से हैं? राजस्थान के नागौर जिले से। नागौर में क्या फेमस है? आई छतरपुर। ओके। और आप आपकी कोई अचीवमेंट बताइए। हाँ जी, आपकी कोई अचीवमेंट बताइए। कोई अचीवमेंट, आपने कुछ विन किया हो कोई गेम में? मैंने इंटर कॉलेज से खो खो गेम में गोल्ड मेडल जीता। आपकी हॉबीज? मैं खो खो गेम खेलना पसंद करती हूँ और फ्री टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ। दैट्स ग्रेट। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? हाँ जी, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हो? आप कॉन्फिडेंट, पंक्चुअल, क्या स्ट्रेंथ्स क्या आपकी? मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं हम। 2 सिस्टर, मेरे पापा है जो फार्मर है। ओके। और मेरी माता जी जो हाउस वाइफ है। ओके, यहाँ पर देखो रेखा मैडम है। रेखा मैडम हमारे पास कल ही यहाँ से गए हैं, ठीक है। इनका मैथ सब्जेक्ट है। ये जो सिद्धि का, इनका उर्दू सब्जेक्ट है। और जो सोनी मैडम है उनका हिंदी है, विजय लक्ष्मी का हिंदी। आप किसी से कौन कौन किन से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नाम बताइए पहले, जल्दी नाम बोलिए किसी का। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी मैडम से, ठीक है। विजय मैडम प्लीज सामने आइए। ये मैडम बिजी दिख रहे हैं, है ना? देखो बिजी, सब एक्टिव है, इनसे पूछ लो, जो एक्टिव है उनसे पूछ लो। बताओ, ये आगे विजय मैडम। चलिए कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप विजय मैडम से? सर मैं ट्रेन में हूँ, थोड़ा समय दीजिए, अभी मैं ओके उतर के मैडम, ओके बताती हूँ। ओके। ओके मैडम, ओके, नो प्रॉब्लम। वॉइस नहीं करिए अभी आपने? 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। साइलेंट कर दो मैडम, जल्दी से। हाँ जी। देखिए स्टेशन आके मैं उतर रही हूँ। ओके मैडम, ओके, लीजिए। ओके। हेलो मैडम। कर दिया? हाँ जी। ओके विजय मैडम, आप म्यूट कर दीजिए। जी सर। यस प्लीज आस्क क्वेश्चन। मैडम उर्दू को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, उसको मैं चाहता हूँ कि मैं दूर कर पाऊँ। जी जी सर। मैडम कई बार हम सुनते हैं कि एक नज्म होती है, कोई गजल होता है, कहीं कुछ कहते जी हैं। जी क्या डिफरेंस है? ये नज्म क्या है, गजल क्या है, कविता क्या है, सर। क्या चीज होती है? सर नज्म वो होती है किसी एक टॉपिक के बारे में है, मुसलसल मतलब लगातार उसी के बारे में हम बताते हैं। हर लाइन उसी के बारे में रहती है, जैसे कि अपने देश के बारे में कहना तो पूरी मतलब उस पोयम में पूरी देश के बारे में ही बताया जाएगा। अच्छा। और जो गजल होती है उसमें गजल का जो एक शेर होता है वो 2 मिसरे से बना होता है। मिसरा यानी कि 2 लाइन, और 2 लाइन में ही आपको जो बताना होता है तो वही बताना पड़ेगा आपको। यानी एक ही टॉपिक, मतलब आपका गजल में अगर 5 मिसरे की 5 शेरों की गजल है तो 5 जो शेर होंगे यानी कि 10 लाइनें। तो 5 जो शेर होंगे तो पांचों में अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग। वो मतलब आपस में जुड़ी नहीं होती किसी से भी। अच्छा मैडम, ओके जी। ओके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस मैडम, आप किन से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? उर्दू। और ये हमारे हैं आबा, कॉमर्स स्टूडेंट। तो कॉमर्स का चांस आपको दें। आप आबा मैडम से कोई क्वेश्चन पूछिए। मैम आप मुझे जीएसटी के बारे में कुछ बताएंगे? आबा। सर यहाँ शोर बहुत हो रहा है आज मेरे घर के पास। आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, अगर आप जीएसटी के बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जीएसटी। जी जी जी। सर जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ओके। which is import on the import एंड एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, जिसके लिए आईजीएसटी लगता है। और विद इन द स्टेट होता है तो उसके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है सर। ओके ओके ओके, आप म्यूट कर सकते हैं। मैथ्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ जी। मैम रेखा आप, मैडम से पहले बोलो। रेखा मैडम हेलो। रेखा मैडम हेलो। हाँ जी सर। आप मैम इमेजिनरी नंबर के बारे में बताइए प्लीज।
हाँ जी सर, इमेजिनरी नंबर सर आयोटा है, ये ग्रीक लेटर वर्ड है। जैसे सारे नंबर सर्च करने के बाद एक इक्वेशन आई x² + 1 = 0, तो उसके लिए हमें x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तब हमारा आयोटा आया कॉम्प्लेक्स नंबर में कि भाई मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा, और ये ग्रीक लेटर का 9th वर्ड है। जैसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z = a + आयोटा b, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर काउंट किया जाता है। सिद्धिका, ओके सर। सोनी मैडम गेट रेडी। सोनी मैडम, माइट बी बिजी। जी सर। हाँ सोनी मैडम, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे मिस्टर विकास? यस मिस्टर विकास। जी मैडम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक उपसर्ग होता है, प्रत्यय भी होते हैं, और हाँ संधि भी होती है, संधि। तो उपसर्ग लगा के भी एक्चुअली हम दो शब्दों को जोड़ते ही हैं, कोई ना कोई शब्द लगा दिया, अक्षर लगा दिया, और हम संधि में भी वही करते हैं। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस सर, क्या आवाज है? नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ पा रही सर मेरी? आवाज नहीं, फिर से क्वेश्चन रिपीट। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल। मैं उपसर्ग ये पूछना चाह रहा हूँ प्रत्यय, कि हाँ अगर मैं उपसर्ग उपसर्ग, प्रत्यय और संधि में अंतर क्या हाँ है? हाँ, क्योंकि उसमें भी हम शब्दों को जोड़ते हैं, है ना, और संधि में भी हम दो हाँ शब्दों को जोड़ देते हैं। हाँ। तो अंतर कैसे हम्म। पहचान पाएंगे कि इसमें संधि हुई है या फिर उपसर्ग लगा या फिर प्रत्यय लगाया हमने? उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो शब्दांश जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लिखिए कि निडर, है ना, तो नी और डर, अगर हम इसको संधि कब समझेंगे? संधि तब होगी जब नी और डर ऐसे होगा संधि विच्छेद। लेकिन ऐसे वो नी उपसर्ग है, वो डर शब्द है उसमें जुड़ा है, ठीक है। जैसे शुद्ध है एक शब्द है, उसमें अ उपसर्ग जोड़े तो वो अशुद्ध हो गया, पूरा पूरा सीधे सीधे जुड़ गया, उसमें कहीं कुछ हटा नहीं। पर संधि क्या है? संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे कि हम अगर कहें कि देवालय, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो देव का अ है और आलय का आ है, वो दोनों आपस में जुड़ा, है ना, तब वो देवालय हुआ। पर उपसर्ग और प्रत्यय में सीधे सीधे शब्द का छोटा मतलब शब्दांश कहते हैं, वो जुड़ता है उसमें। इसमें वर्ड अच्छा, जुड़ते हैं संधि में। जी, तो और फिर प्रत्यय भी संधि, वही, उपसर्ग पहले। तो फिर संधि और समास को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अपन कि संधि क्या है और समास क्या है? समास, हाँ, संधि में जैसे वर्ड जुड़ता है वैसे ही समास में पद या शब्द जुड़ते हैं। संधि में वर्ड जुड़ेंगे और समास में बीच में कारक चिन्हों या पदों का लोप हो जाता है। जैसे जनरली लोग कहते हैं राजा का पुत्र, या वो दही में डूबा बड़ा, तो उसको हम दही बड़ा बोल दिए। बीच का कई पद, दही में डूबा बड़ा या दही से बना बड़ा, पूरा बीच का सारा ही चीजें हमारी गायब हो गई, दही बड़ा बन गया, है ना, राजपुत्र बन गया, तिराहा बन गया, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, इतने बड़े सब इसमें इतने सारे कई सारे शब्द आ गए, और वो मिलके क्या हो गया? तिराहा। तो बीच के पद उसमें से लोप हो जाता है। मतलब ज्यादा शब्दों में कहे जाने, जो बात हम ज्यादा शब्दों में कहते हैं उसको हम छोटे में कर देते हैं, तो उसमें पदों या कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और संधि में वर्ड जुड़ जाते हैं ऐसे। वेरी गुड। सिद्धिका, पूजा से एक क्वेश्चन पूछो हिस्ट्री रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड। जी पूजा मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी आप किनसे पूछेंगे? सोचिए हेलो जल्दी, सर। मैम, एक किसी का भी नाम सोचिए। हाँ जी हाँ जी मैम, बोलिए। मैम, एक बच्चा ऑफिस में चला जाता है जी डायरेक्ट मैम के पास या प्रिंसिपल सर के पास कि मुझे मैम का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता, और फिर आपको जैसे मैम ने बुलाया, तो आप क्या कैसे अपने आप को व्यक्त करोगे? क्योंकि मैम, बच्चे तो हाँ जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैम को मतलब थोड़ा एक्सक्यूज देंगे कि बच्चे ने हमें नहीं बताया। अगर बच्चा हमें हाँ जी, बताता तो हम पहले ये ही अपनी एक्चुअली ना सिचुएशन। एनवीएस में पूछा गया है अभी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे ऐसे पूछा गया है। जी जी मैम, मैं पहले मैम को सॉरी बोलेंगे कि यहाँ तक मतलब ऐसी सिचुएशन आई, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। कि और आगे मतलब कोशिश करेंगे कि इसके मतलब ऐसी सिचुएशन आगे कभी ना आए। हम बच्चे को मतलब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे, और बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो हम देखेंगे मतलब ऑल क्लास को देखेंगे किस बच्चे को समझ आ रहा है किस समझ नहीं आ रहा। हम अपनी टेक्निक चेंज करेंगे, पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। ओके। मगर जी पढ़ाने का तरीका चेंज करना, तो क्या आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बदल दोगे क्या? बच्चे को भी तो करेंगे, उनको मतलब कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रहा है, कहाँ मतलब उसको डायग्नोस करेंगे कि कहाँ उसको हेल्प की जरूरत हाँ, है या आप एक्स्ट्रा ये क्लास। कह सकते हो कि बच्चे के अकॉर्डिंग आप उस चीज में ये देख सकते हो, ये बच्चे की जो लर्निंग है वो किस तरफ जा रही है, कौन सा चीज आपको ऐड करनी चाहिए। अगर आप ये जी कहोगे कि मैं अपने पढ़ाने का तरीका बदल दूं, तो मुझे लगता है ये गलत भी होगा,
क्योंकि इससे आपका जी। जो जिसमें आप निपुण है, आपका जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो आप छोड़ दोगे तो वो आपके लिए लॉस भी रहेगा। आप ये देखेंगे कि बच्चा जी। किस चीज में सक्षम है, किस चीज से वो प्रेरित होता है, क्या क्या चीज करने से वो उसको समझ में आ सकता है। इवन ये बात आप बच्चे से जी। भी पूछ सकते हो चाहो तो, क्योंकि जब किसी से पूछा जी। जाता है तो वो आइडिया उसका हो जाता है, और उसका होता है तो वो उसको बहुत अच्छे से इंस्पायर करता है। और अगर उसको आप फॉलो थोड़ा सा भी 1% भी करेंगे तो उसको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी और वो जल्दी उस चीज सर को उसमें ग्रैब कर लेगा। फिर आप उसका फॉलोअप लेंगे, क्योंकि बिना फॉलोअप के कभी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। तो आप फीडबैक लेना जरूरी है, और जब आप फीडबैक लेंगे तो ऑब्वियस आपको पता लग जाएगा कि आपका पढ़ाया हुआ स्टैंडर्ड कितना गया है और इस बच्चे ने कितना इनकलकेट किया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करें। ओके, सर इसमें ये वाली लाइन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम मतलब कि ये भी देखेंगे कि मतलब हमारे में ऐसी क्या कमी थी, जैसे कि बच्चे ने डायरेक्ट प्रिंसिपल सर को हाँ इन्फॉर्म वो आपने अच्छा किया, बोला हमें कि क्यों। शुरू में सर मैं सबसे पहले तो ये सॉरी फील कि डायरेक्ट बच्चा आप तक पहुंचा, ये अच्छा पॉइंट था आपका, अच्छा लगा मुझे पूजा। जी। चलिए हमारी न्यू कमर स्टूडेंट मनोज, और अब 2 मनोज हो गए हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत मनोज इंटू मनोज, ठीक है। हमारी एक और पावर बढ़ गई है, बस रेखा मैडम को मिस किया और एक नई मनोज आई, अदरवाइज हम बहुत ऐसा फील कर रहे थे हमारी मैडम गई है। बहुत लोग जब ये एक साथ फ्री हुए थे तो आई वॉज फीलिंग। चलिए सर अब मैं इसके मनोज जी को बोलूंगा, मनोज आप किन से क्वेश्चन पूछना चाहिए? सोनी मैडम गेट रेडी, कम ऑन। और हमारी बहुत फेवरेट आ गई है भाई हरबीर। चलिए सोनी क्वेश्चन तैयार रहिए, पूछिए। मैम बताइए टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बताइए सोनी जी, आप अनम्यूट कीजिए सोनी जी। मनोज जी पूछ रहे हैं कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या सर सुन नहीं क्वालिटीज होनी पाए। चाहिए आपके हिसाब से। सबसे पहले एक अच्छे टीचर को संवेदनशील होना चाहिए, मतलब कि वो बच्चे को समझ सके, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए बच्चे को समझने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद उसके अंदर नॉलेज, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, और टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात बच्चों को कन्वे कर सके जो भी वो बताना चाह रहा है। राइट। और मतलब उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि बच्चा अगर बार बार पूछता है या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो फिर वो मतलब उनकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे के साथ टीचर की बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, हरबीर वेलकम, कैसी हो आप? हरबीर अभी शुरू नहीं हुआ उनका ऑडियो, बाय दैट टाइम मैं सोनी मैडम को कहूंगा। सोनी मैडम आप विजय मैडम से एक क्वेश्चन पुट अप कीजिए प्लीज। जी मैडम से क्वेश्चन पुट अप करें। कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे, आप सिचुएशन भी दे सकते हैं, वॉट एवर यू फील। मैम मान लीजिए अगर आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो बहुत कुरकुरे, चिप्स, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं खाने में, जंक तो फूड आप ज्यादा खा उन्हें रहे हैं। कैसे समझाएंगी? कुरकुरे, चिप्स जैसे स्नैक्स जो है ना खाते हैं, मैम इसमें मैं और कुछ बहुत बोलूं? ज्यादा। हाँ मैम हाँ, आप तो वहाँ बोलिए। पे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, वहाँ पे तो बच्चे अंदर ही रहते, दुकान पे जाएंगे ही नहीं। नहीं, वो बैग में रखे रहते हैं। हाँ ये या मान ऐसा लीजिए आपको सिचुएशन पता होता चला है। कि मैडम इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे है ना खुद अपने टाइम में बहुत ज्यादा रखे हुए थे ना, जैसे फिक्स थे, रखे हुए ही थे परमानेंटली, कभी सर खत्म ही मैं नहीं रखती थी। मैं बता रही हूँ सर, ओके, सोनी ये मैडम ने भी रखा आदत हुआ है। अचानक छुड़ाना तो संभव नहीं है। उनको धीरे धीरे समझा के कि बच्चे इससे नुकसान करता है, और एक बार उनके पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ेगी कि आप घर से ध्यान दीजिए कि बच्चा क्लास में ऐसी फास्ट फूड वाली चीजें ना लाने पाए। बिल्कुल सही बात है, अगर मदर घर पे अगर सही बनाकर भेजे तो बच्चा क्यों लाएगा रोज, और ला रहा है इसका और उनको मतलब। जो टिफिन दिया पर मैडम जाएगा एनजीएस में तो ऐसा बच्चे को, होगा नहीं, जैसे हमारी काउंसलर मैडम कह रही है, हमारी हाँ काउंसलर मैडम एनजीएस कुछ में पूछ तो ऐसा रही नहीं है। होगा सर, एनजीएस में तो पेरेंट्स होंगे ही नहीं ना, आपको ही हम ही हैंडल लोग करना है। पेरेंट्स रहेंगे वहां पर। हाँ तो फिर आपको ही हैंडल करना ना, आप बताइए सोल्यूशन क्या होगा इसका? तो उसमें क्या होगा ना कि बच्चे को जैसे जो रुचिकर खाना थोड़ा ऐसा दिया जाए कि फास्ट फूड की तरफ उसका ध्यान कम जाए। चलिए मेरी मैडम। ही बेटी है 6 साल की, मैं उसके साथ यही उपाय लगाती हूँ। ओके मैम मेरे बच्चे तो मानते नहीं है वैसे खाने से, उनको या देख मैडम के आपने कई कब चीजें। माना जो बच्चे मानेंगे आपके? अब सोनी मैडम अपनी बिटिया को समझाएगी ये तो मान कैसे समझेगी? चलिए नेक्स्ट सब पूरी क्वेश्चन, तरह से नहीं छुड़ाया जा जल्दी सकता बोलो। हरबीर से पूछो ना यार, हरबीर क्यों नहीं आई अभी तक? हरबीर वेलकम, हरबीर वी आर मिसिंग यू, वेलकम। विजय मैम मैं सर से आपका नंबर ले सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले सकते हैं, ठीक। हाँ अब ले मिल लीजिए, जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिल जाएगी, गुड 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 वे। नेक्स्ट नेक्स्ट रेखा मैडम।
हाँ जी आप सर। हमारे चैंपियन से कोई क्वेश्चन पूछो, दोनों को आप अच्छे से जानते हो। सर चैंपियन तो आज सही फील कर रहा है, लग रहा है कि हाँ परफेक्ट हो गया है। मैडम आप इनका अगर डेमो देखते तो आप बहुत खुश हो जाते। आज बहुत जबरदस्त डेमो दे रहे हैं ये, पूरी एनर्जी के सर साथ। आज चेहरे से फील हो रहा है कि आज बिल्कुल नर्वस नहीं है और संदीप जी अच्छे से बैठे हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। बस बाकी मैडम। इकोनॉमिक्स का है ना सर? हाँ जी मैडम, सर इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन है, संदीप सर बजट एक के बारे में बताइए आप, दोबारा जो भी बोलिए मैडम, बजट पे। रिपीट हाँ योर जी सर, क्वेश्चन, पार्डन प्लीज। बजट के बारे में बताइए, बजट के बारे में। मैम बजट 1 फरवरी को मैम ने निर्मला सीतारमन मैम ने प्रेजेंट किया था संसद में, और इस बार बजट लगभग 45 लाख करोड़ का था, और एजुकेशन का बजट 1,12,000 करोड़ का था। उसके अलावा इस बार हमने हेल्थ में भी ज्यादा बजट दिया है। उसके अलावा इसके अलावा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ावा दिया, और पिछली बार जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इस बार अब वो हमने 13 लाख करोड़ का कर दिया है। ओके सर। हाँ जी मैडम। सर जो 2017 में जीएसटी लगा था, वो मतलब किस संशोधन के उसमें लगा था? वो कौन मैम सी अमेंडमेंट में? मुझे पक्का ध्यान नहीं, पर शायद मुझे लग रहा है 102 अमेंडमेंट, 101, हाँ सॉरी 101 अमेंडमेंट के तहत लगा था। जी सर। नेक्स्ट, एनीबॉडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। क्लास में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे देखते हुए पढ़ाएंगे? मतलब कैसे बच्चों को लेके चलेंगे? कुछ स्लो लर्नर है, कुछ बहुत फास्ट सीखते हैं, तो मतलब हम ऐसा कैसे करें कि सब एक साथ चलें? बिल्कुल मैडम, मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूंगा कि डाइवर्सिटी होती है किसी भी स्कूल में, हर बच्चों के बीच में डाइवर्सिटी होती है। कुछ बच्चे किसी और सब्जेक्ट में बेहतर हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक सब्जेक्ट में अच्छा हो। लेकिन अगर क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, तो अगर स्लो लर्नर है तो मुझे उनमें पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, और मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी अटेंशन में कोई ब्रिलियंट बच्चा छूट ना जाए। तो मैं ब्रिलियंट बच्चे को उस समय कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्रिएटिव टास्क दूंगा, और उन स्लो लर्नर को मैं पर्सनल अटेंशन दूंगा। दूसरी बात ये रहा जाएगा कि मैं अपनी जो क्लास की शिफ्टिंग है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको बार बार बदलते, मतलब हर हफ्ते में चेंज करूंगा। कुछ कुछ समय तक के लिए उन बच्चों को आगे बैठने का मौका दूंगा, ताकि उनको प्रॉपर अटेंशन दे सकूं। तीसरी जो बात रहेगी स्लो लर्नर के लिए, वो ये रहेगी मेरे हिसाब से कि वी हैव टू गिव सम मोर प्रैक्टिस टू स्लो लर्नर, क्योंकि प्रैक्टिस कर करके बच्चे आसानी सीख जाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मुझे थोड़ा सा टीचिंग को और इंटरेस्टेड, और उनके हिसाब से मुझे टीचिंग एड यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को देख के समझ में आता है, कुछ बच्चों को करके समझ में आता है, कुछ बच्चों को सॉन्ग से समझ में आता है, कुछ बच्चों को प्ले मेथड समझ में आती है। तो मुझे सारी चीजों का थोड़ा सा डाइवर्सिटी का ध्यान रखना जरूरी है। और कुछ सजेशन मुझे प्लीज, है ना, कोई सजेशन मुझे प्लीज बताइए। जो सर इसमें आपने हाँ जी बोलिए। चेंज करोगे सर, इसमें अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे क्या वीकली, मतलब चेंज करेंगे तो? नहीं, एक्चुअली ये तो प्रोसेस होता ही है मैडम किसी भी विद्यालय में, कि अपने एक सिंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट लेके नहीं चलते। नहीं तो क्या होता है बच्चों में वो नहीं सर, मतलब थोड़ा ज्यादा, जैसे कभी कभार का ठीक लगता है, लेकिन वीकली में अनकंफर्टेबल हो जाता है मैडम वीक से ये होता है कि हर बच्चे को टर्न मिलेगा आगे बैठने का, और हर बच्चा पीछे तक जाएगा, हर बच्चा मिडिल में आएगा, यानी कि उनको ना नई नई एक नयापन मिलेगा, और सीखने का बहुत एहसास होगा कि मुझे पीछे बैठकर सीखना कैसे है, बिल्कुल मैडम के या सर के पास बैठकर कैसे सीखना है। और इससे क्या है, जो बच्चे कुछ टॉकेटिव बच्चे होते हैं उन पे कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। तो ये अच्छा पैटर्न है, मुझे अच्छा लग रहा है, इट्स अडॉप्टेबल। सर ने बहुत अच्छा बताया कि मैं तरह तरह के चीजें यूज करूंगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, क्योंकि बच्चे कुछ बच्चे देख के बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं। तो ये चीजें ये बहुत मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। चलिए आबा जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी सर। किससे पूछेंगे? यहाँ बहुत मेंबर्स हैं। कंप्यूटर वाले सर से। जी जी बोलिए बोलिए। मुझे पूछना था कि सर मान लीजिए हम कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस फ्रंट एंड का यूज करेंगे? बिल्कुल, देखिए जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी फ्रंट एंड है वो ब्राउजर सपोर्टेबल है। मतलब आप मोजिला पे खोल पाए, गूगल क्रोम पे खोल पाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल पाए, मोबाइल पे चल पाए। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी तो यही होती है कि हमें HTML का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे जावास्क्रिप्ट, जेस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, जेक्वेरी का यूज करना पड़ेगा। और अगर हम रिस्पॉन्सिव चाहते हैं वेबसाइट को कि हमारे टैबलेट, मोबाइल और कंप्यूटर पे साथ साथ चल पाए वो, तो इसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप या फिर और भी कुछ रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क होते हैं उनका यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर ये कुछ रेडीमेड भी आते हैं क्या, इनके टेम्पलेट्स वगैरह?
देखिए एक्चुअली HTML वो क्या होते हैं, वो टेम्पलेट होते हैं। कोई जैसे हमने कोई चीज बनाई तो अपने कोड को एक एक फाइल के फॉर्मेट में सेव करके डाल देते हैं इंटरनेट में। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा बनाना चाह रहा है तो सिर्फ वो हेडिंग में जाके चेंज कर लेगा, उसे कोडिंग नहीं आती है। जैसे मुझे मान लीजिए आपको बनानी है, तो आपको डिजाइन बहुत पसंद आ रही है मेरी, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आ रही, तो आप डिजाइन को डाउनलोड करेंगे और आप वहाँ सर्च मान लेंगे कि हाँ यहाँ पे हेडिंग लिखी है, तो वहाँ पे अपनी हेडिंग जाके आप चेंज कर लीजिए। उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सर जो हम ईमेल भेजते हैं वो BCC और CC होता है, मतलब एक दूसरे को देखते नहीं देखते, आप उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, किसी को मेल या फाइल भेजते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमने ग्रुप में भेज दिया सर, जैसे कोई नोट्स भेज रहे हैं हम सबको, और हम चाहते हैं कि कोई भी नोट सबको, एक तो होता है सबको पता चल जाए कि किसके किसके पास ये फाइल गई, और एक होता है तरीका जब किसी को बताने नहीं चाहते हैं। तो जब हम नहीं बताना चाहते हैं तो उसको हम CC में भेज देते हैं, और एक ब्रॉडकास्ट टाइप होता है, जैसे हमने जिनको भेजा सबको पता चलेगा। तो BCC और CC में यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम BCC कर रहे हैं तो सबको दिखाता हुआ जा रहा है वो, और सभी यूजर्स को पता चलेगा कि इसकी फाइल किसके पास गई है। और अगर हमने CC करके भेज दिया तो फिर वो जस्ट हमारे पास, और जिसको गई है कॉपी सिर्फ उसी को पता चलेगा, बाकी को पता नहीं चलेगा। BCC किसी को नहीं दिखता? जी नहीं नहीं, BCC सबको दिखेगा, CC नहीं दिखेगा। जिसको जिसको भेजा जाता है सिर्फ उसे ही दिखता है। CC में भी जैसे कई लोगों को जिसको हम भेज रहे हैं वही लोग देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। ऐसा भी तो इससे थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाती है, कुछ पता नहीं चल पाता कि किसको किसको मैसेज भेजा गया। जी जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस, एनी मैथ्स क्वेश्चन कोई भाई रेखा मैडम से, कोई मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक या उर्दू से रिलेटेड? रेखा मैम, जो साइन थीटा कोस थीटा ये वाले आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी मैम। मैम देखो, सबसे पहले तो है ना, हमें ये किस पे डिफाइन करने होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइन करने पड़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम बच्चे को राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसमें बताएंगे कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, उसके अदर 2 एंगल्स हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। उन दोनों एंगल्स के भी यहाँ पे हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। फिर जो, जैसे मान लिया मैंने ये एक्यूट एंगल लिया इस साइड से लगता हुआ, तो उसके सामने वाली जो जस्ट स्टैंडिंग लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। और मान लिया एक बच्चा कहे कि मैम नहीं, तो मुझे तो इस कॉर्नर वाला लेना है थीटा, क्योंकि एक्यूट में हम कोई भी दोनों एंगल ले सकते हैं। तो उस थीटा जो एक्यूट एंगल है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड जो हमारी, वो हमारी परपेंडिकुलर है। उसके बाद जिसके ऊपर दोनों एंगल होते हैं डिफाइन, एक एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री, वो हमारा बेस होगा। एक स्लैंटिंग लाइन हमें दिखाई देगी, वो स्लैंटिंग लाइन हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, जो इन तीनों साइड्स में सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जैसे साइन थीटा और इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2 होती है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो वहां पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस क्वाड्रेंट में हम बनाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस भी क्या होता है, पॉजिटिव। फिर हम उस साइन थीटा को बताएंगे कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब दोनों वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट लिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे हमारी एक्स की वैल्यू जो हमारा बेस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बेस नेगेटिव होगा। तो लेकिन साइन के लिए हमें क्या चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो वहां साइन थीटा तो वहां भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कोस थीटा के केस में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा जैसे ही हम वहां चेंज करेंगे, क्योंकि वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर दोनों में से एक की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हमारा पूरा क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। इस टाइप से मैं उनको डिफाइन करूंगी। थैंक यू, काफी अच्छे से एक्सप्लेन हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। पूछिए। विजय लक्ष्मी मैडम, सर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। उर्दू वाली मैम से पूछना था सर कि आप बताएं कि मिर्जा गालिब का समय क्या था और उनके शेर किस तरह के होते थे। बताइए सिद्दीका। जी, मिर्जा गालिब ने तो, मिर्जा गालिब का जो शासन काल है उस 19वीं शताब्दी में इनकी वफात हो गई थी, लेकिन इनका जो पैदाइश है वो 18वीं शताब्दी की हुई, यानी कि 1838 में वफात, यानी कि उर्दू में वफात हो गई थी। अब हिंदी में बोलेंगी तो सुविधा होगी। इनके शेर किया रहे हैं, ये मतलब इसके और मोहब्बत के बारे में उन्होंने ज्यादातर शेर लिखे हैं। जैसे कि एक शेर है, हाँ जी, याद नहीं चले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मैडम। होता है, अचानक भूल जाता है। विजय मैडम, हाँ बोलिए सर। एक हाँ डाउट है मुझे, क्लियर करिए मेरा।
कि हमने जब तैयारी कर रहा था मैं, तो मैंने थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा, तो उसमें कई सारे युगों में बांट दिया इसको। तो जब हम इसमें आधुनिक युग में आए तो अब तो उसमें और सारी चीजें मुझे मिली, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो एक्चुअली ये क्या चीजें हैं, किस बेस पे बांटा गया? छायावादी कवि एक्चुअली किस पे काम करते थे, मुझे समझ में नहीं आया। प्रगतिवादी किस पे काम कर रहे हैं और प्रयोगवादी क्या काम कर रहे हैं? हम बता रहे हैं जी। जैसे कि आप भारतेंदु युग में जो कविता की पद्धति थी, मैं कविता से बताती हूँ आपको, तो उसमें समाज सुधार और राजभक्ति थी, और ज्यादातर जो कविताएं ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। फिर द्विवेदी युग आया, भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जाने लगी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी को प्रश्रय दिया कि अब कविताएं हिंदी में होंगी और सौंदर्य पर कविताएं नहीं होंगी, अब वो कविताएं होंगी जो जनहित में सही होगा, मतलब जिससे लोगों का भला हो। अब ऐसी कविताएं, उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर हाथी तक बहुत कुछ है लिखने के लिए, श्रृंगार परक कविता लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छायावाद जो आया, उस समय थोड़ा सा देश में आजादी का मूवमेंट भी चल रहा था, 1917 में चंपारण वगैरह हुआ था। तो ये लोग ऐसी कविताएं लिखते थे कि जैसे एक होता ना कि वृक्ष पर धूप पड़ती तो छाया कहीं और पड़ती है, इनकी कविताओं में रहस्य होता था। अच्छा। तो इसलिए इस काल को छाया, और इसको कहा गया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बड़े के प्रति छोटा विद्रोह कर रहा है। तो इस समय की जो कविताएं थी ये भी आत्म प्रेरित थी ज्यादातर, और जो और कवि जो लिखते थे वो आजादी से संबंधित कविताएं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके लिखते थे, क्योंकि अंग्रेज उनकी रचनाएं जब्त कर ले रहे थे। और कुछ उन लोग का जैसे दर्शन से भी प्रभावित थे ये लोग, जैसे शैव दर्शन से प्रसाद जी थे, और ये पंत जी का था, महादेवी के लोग दार्शनिक कविताएं भी लिखे। फिर इसके बाद आया प्रगतिवाद, जो मार्क्सवाद से प्रभावित था। उस समय मार्क्सवाद का काल चल रहा था। ये 1936 में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने यहाँ पर ये प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना की। उसके बाद से ये 4-5 साल मार्क्सवाद का समय चला, जिसमें दीपंकर नागार्जुन जी और केदारनाथ अग्रवाल, ये लोग जैसे गरीबों का, जो पूंजीपतियों का उनका शोषण होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाए कि सबको एक बराबर माना जाए, ना कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे, समाजवाद की स्थापना की जाए। फिर ये 5-6 साल चला, फिर प्रयोगवाद आया। इन्होंने कविताओं में प्रयोग किया, और जो उदाहरण लिए ये निजी जीवन से होते थे। और ये जो प्रयोगवाद था वो आत्म केंद्रित था, ठीक है। और उसके बाद जो नई कविता आई, तो नई कविता में जैसे सूक्ष्म मानव की प्रतिष्ठा की गई, जो सबसे पीछे वाला मानव है उसके बारे में भी बात की गई, समाज के बारे में बात की गई। जो उस समय राजनीतिक परिवेश था, लोगों को नई नई आजादी मिली थी, लेकिन जैसी आजादी हमें चाहिए थी वैसी आजादी मिली नहीं, देश कई टुकड़ों में बट गया, तो लोग असंतुष्ट थे। तो ये सारी भाव उस समय की कविताओं में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। इस रिकॉर्डिंग को मैम एक लाइन में शॉर्ट कर दीजिए, इन शॉर्ट वो पूछ रहे थे कि क्यों नाम रखा गया। मैम इन शॉर्ट कर दीजिए कि वो पूछ रहे थे कि क्यों इनका नाम क्यों रखा गया ऐसा, बता तो दिया, इन शॉर्ट एक लाइन में बता दीजिए। नहीं, समझ में आ गया प्रगतिवाद में जैसे जैसे बताया आ गया ना सर? जी आ गया, बिल्कुल आ गया मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ हाँ पूजा मैडम हो गए। हेलो पूजा। पूजा बीच में कुछ आइसक्रीम खाने लगी। सर मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मुझे जाना होगा, ठीक है। ओके मैडम, बाय बाय। पूजा गेट रेडी। आप बीच में कहाँ खाने पीने चली जाती हो? चलिए खा के आगे सर। गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया के गोल्डन एज क्यों कहते हैं? सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिएगा। गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया का गोल्डन एज क्यों कहते हैं मैम? सर गुप्ता डायनेस्टी को इंडिया का गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है उसके स्थापत्य के कारण, क्योंकि उस टाइम पे मंदिर बनने शुरू हुए थे, मतलब स्थापत्य का निर्माण है जो सबसे ज्यादा गुप्ता टाइम में हुआ था। देवी देवताओं का मंदिर हो गया, मूर्तियां बनाना हो गया। तो ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं थी, मतलब पहले ये चीजें नहीं थी, पहले थी, लेकिन एक जो नेक्स्ट लेवल पे पीक पॉइंट होता है ना, वो गुप्ता टाइम पे हुआ था, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि इस साल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हैं, इसलिए कहा जाता है। नो मैम, स्थापत्य के कारण आएगा। गोल्डन सिक्के चलाए थे, लेकिन आज जी मैम आर्किटेक्चर डेवलपमेंट भी हुआ था तब, इसलिए हमने इसको तो ऐसे ही पढ़ा है हमने।
नहीं मैम, गोल्डन सिक्के चलाए थे सबसे ज्यादा, मैक्सिमम चलाए गए हैं, और कुमार गुप्त के टाइम पे मैक्सिमम सिक्के चलाए गए हैं। लेकिन अगर हम गोल्डन पीरियड बोलेंगे तो स्थापत्य के कारण ही बोला जाएगा, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। ईंटों से बने मंदिर हो गए, जैसे देवगढ़ का मंदिर हो गया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इस टाइम पे दो हुआ क्वेश्चन पूछना अलग अलग पर्सन से। लो भाई, हमारी न्यूकमर पूछना चाहती है, मनोज जी। थोड़ा शर्मा रही है ना, पहला पहला दिन है। रेखा मैडम, इनको थोड़ा आशीर्वाद दो ताकि ये बोल बोलो रही मैम, है। कोई बात नहीं। हाँ जी मनोज जी, क्वेश्चन पूछोगे? चलिए पूछिए। सोनी गेट रेडी। यस, बोलिए क्वेश्चन पूछिए, स्टार्ट करो। मैडम अगर क्लास में ऐसा बच्चा हो जिसे पढ़ाते तो आप, लेकिन उसे याद नहीं रहता, तो उसे कैसे समझाओगे आप? उसे रिकॉल नहीं होता मैडम। मैम अगर उसे रिकॉल नहीं होता है तो वो समझने में उसको परेशानी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे समझाऊं कि उसे समझ में आए। जैसे जितना भी एग्जाम्पल हो सकता है, मैं उससे रिलेटेड जितना भी सरल तरीका हो सकता है, मैं वो अपनाने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात, अगर उसे याद, मतलब कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ याद करने वाले होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं, है ना। और वो जो भी चीजें लिखवाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, वो उसे लिखे, उसे जितना हो सके उतना उसको लिखे, और बार बार उसे याद करने की कोशिश करे। वैसे याद करवाया नहीं जाता है, मेनली होता है कि आप जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर वो बच्चे समझ लेते हैं तो फिर वो उसे अपने शब्दों में लिख लेते हैं। पर कुछ चीजें होती हैं फैक्चुअल, जिन्हें उन्हें याद करना है तो वो बार बार लिख के याद करें। उसके लिए जितना ही वो अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ओके, यस। मोनिका वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। साइंस, बायोकेमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री वाली आई नहीं मोनिका। मैथ है हमारे पास। क्वेश्चन कर लेते, कोई भी जवाब दे। हाँ जी, एनीबॉडी कैन। ओके, हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? एंजाइम किसी चीज को, मैं साइंस पढ़ी नहीं हूँ, पर मेरा मानना ये है कि एंजाइम कोई भी क्रिया जो होती है ना, उसमें वो प्रेरक का कार्य करता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन सेक्रेशन, जैसे वो मतलब हमारी बॉडी में होता है हार्मोन सेक्रेशन। जो एंजाइम होता है वो भी होता है, पर वो क्रिया को तेज करता है, कुछ ऐसा ही है शायद। एंजाइम वो होता है जो अंतःस्राविक ग्रंथियों से जो स्रावित होता है, उसको हम हार्मोन बोलते हैं। और एंजाइम जो बाह्य स्राविक जो ग्रंथियां होती है, उससे जो स्रावित होता है, उसे एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है किसी क्रिया को बढ़ाने के लिए, और जो हार्मोन होता है वो हमारे जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। मैम एक क्वेश्चन, कि जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है ना, जैसे कभी हम सैड फील करते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, और उसे कंट्रोल मतलब कौन सी हमारे ऐसे वो ऑर्गन एंजाइम नहीं होता शायद, वो हार्मोन होता है मैडम, शायद। हार्मोन ही होते हैं, तो वो हमारे मतलब कहीं ना कहीं वो कोई ऑर्गन होता है जिससे सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का, सेरोटोनिन जो हमारे हार्मोन होना वो मूड शायद, कंट्रोल सेरोटोनिन। करता है। कभी हमें भूख लगती है, कभी नहीं लगती, कभी सैड फील करते हैं, ऐसा होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ ग्लैंड होती है हमारी, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से सर हार्मोन स्रावित होता है कुछ। पिनियल ग्लैंड उसे क्या होता है, मतलब कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है, या वो क्या कार्य है सेरोटोनिन ही उसका? होता है, सेरोटोनिन, जो हमारा मूड, स्लीप, डाइजेशन और इन चीजों को, ब्लड क्लॉटिंग आई वगैरह थिंक कंट्रोल करता है। यहाँ हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सबसे छोटा माना जाता है। हाँ जी मैडम, उससे हाँ जी। वो इन सारी चीजों का जो हार्मोन सेक्रेशन होता है वो उसे कंट्रोल करता है। जी। हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस और थैलेमस दो पार्ट होते हैं। हाइपोथैलेमस वाइटल, और इनको सबको कंट्रोल करता है, हमारे जो एक्टिविटीज होती है, सुनना और लिसनिंग और एवरीथिंग। पर मैडम वो जो हार्मोन आप पूछ रहे हो ना, वो सेरोटोनिन ही है, मैंने चेक कर लिया है। मूड को, हमारे टेस्ट को, हमारी स्मेल, इनको कंट्रोल वो सेरोटोनिन हार्मोन करता है। अच्छा, हाँ, तो वो कहाँ से सेक्रेशन होता है, किस ग्लैंड से सेक्रेशन होता है उसका? कौन सा ग्लैंड उसके लिए मतलब जिम्मेदार होता है, कि कौन सा हार्मोन मतलब वो करता है, जैसे सेक्रेशन कैसे होता है? अच्छा, सिक्रेशन। ओके ओके सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेंटल हेल्थ को भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि आजकल होता है ना, कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और these problems are being created because of electronic gadgets. We are totally dependent upon them,
and we are making ourselves slaves of these electronic gadgets totally. हम हर समय इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सही कहा आपने बिल्कुल। हरवीर कौर, आप आ जाइए सामने अगर पॉसिबल है तो, अगर नेट आपका सही चल रहा है तो। शायद हरवीर कौर के नेट के साथ प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? किरण मैम, हाँ जी, जल्दी फास्ट। यस मैम। किरण मैम, एनसीएफ 2005 में है जो, वो कितने पीरियड के लिए फ्री शिक्षा है, टाइम पीरियड बच्चों के लिए कितने साल तक के लिए? जी मैम, एक बार रिपीट करिए प्लीज। एनसीएफ 2005 में कितने टाइम पीरियड के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई गई है? मैम 6 to 14 है। और स्पेशल चाइल्ड के लिए? मैम 6 to 18। जी मैम। ये मैडम वो जो सेरोटोनिन है वो पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्लैंड से, उसको कहते हैं, उसी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट? मनोज मैम। हाँ जी मनोज जी, गेट रेडी। मैम आप एनवीएस के बारे में बताइए, एनवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ जी मनोज जी, एनवीएस के बारे में कुछ मालूम बताइए। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें मनोज जी, और टाइम लेती है आप बोलने में। स्टार्ट करो फटाफट। ये पूजा को देखो कितनी एक्टिव है। आइडिया आपको एनवीएस के बारे में? बताइए ना, फिर शुरू कीजिए। केवीएस के बारे में ही बता दीजिए मैम, जैसा भी आपको आता है। मैडम जो जा रहे हैं ना वो केवीएस में जा रहे हैं, बोलोगे। एनवीएस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तो आप केवीएस के बारे में बता दीजिए कि क्या। तो शुरू कीजिए ना फिर। केवीएस के बारे में बता सकते हो अगर आप केवीएस में जा रहे हो। हाँ जी, हाँ मनोज जी। अच्छा, आप ये बताइए, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मुझे शुरू से टीचर बनने का शौक है। और भी 2-4 पॉइंट्स ऐड कर दो। पता है क्या, जैसे जैसे अगर थोड़े और पॉइंट्स अपने ऐड करते हैं ना, तो अपने ज्यादा इंप्रेशन डाल सकते हैं सामने वाले पे। जैसे टीचिंग एक नॉबल प्रोफेशन है सर, मैं इसको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा कुछ भी। जैसे रेखा मैडम को अगर चांस दे, तो रेखा मैडम टीचर क्यों बनना चाहते हो? सर टीचिंग मुझे स्टार्ट है, और टीचिंग जैसे मैं पहले भी अपनी क्लासेस में मॉनिटरिंग करती थी, और मुझे टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ व्यक्ति है ना डेली सीखता है। बच्चों के साथ वो ज्यादा सीखता है। क्लास के दौरान जब हम पढ़ते हैं ना, वो बातें हमें नहीं सिखाई जाती जो हम टीचिंग के दौरान सीखते हैं। और ऐसे हमें मॉनिटरिंग और हर कोई ऐसी चीज मिलती है जहाँ पे हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकें और अपने आप को प्रूडेंट पर्सनैलिटी शो कर सकें। और मैम, शौक की कोई वैल्यू नहीं है, टीचिंग सबका शौक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आगे आना होगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका शौक नहीं, शौक के साथ साथ आप टीचिंग के प्रति पूरे तरह से डिवोटेड हो, तभी आपको चांस मिल सकता है लाइफ में। बिल्कुल, आपका जुनून, आपका डेडिकेशन होगा। मैम सर, एक को सिद्धिका मैम से पूछना था, 1-2 नज्म सुना दीजिए, कोई भी जो भी पसंद हो। कोई भी नज्म सुना दीजिए, 1-2 लाइन, या जो भी कहते हैं उसको शेर। जी, एक बहुत ही हंसी के अकबर इलाहाबादी जो तंज में, यानी कि हाथ से रस के कवि रहे हैं, उन्होंने एक फर्जी लतीफा लिखा है। वो है, कहा मजनू से लैला की माने, कहा मजनू से लैला की माने, तू की बेटा तू कर ले एमए पास, तो ब्याह दूं मैं लैला को तुझसे, और बिला वक्त बन जाऊं मैं तेरी सास। नाइस मैम, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। ओहो रेखा मैडम, गाना शुरू कीजिए प्लीज, हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड रहते हैं, जल्दी एक अच्छा सा तो ओवर हो जाएगा। स्टार्ट। हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। अब मुझे एकदम से। जी सर। मैडम जल्दी प्लीज। सर रुको 1 मिनट, अभी माइंड में नहीं आ रहा सर ऑन द स्पॉट। चलो पीछे वाला ही गा सकते हैं हम। हाँ वो गा दीजिए जल्दी प्लीज। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी